स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से टॉप स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों एवं मेरे शिक्षकगण जो भी इस बार सीटेट 2026 सितंबर बैच का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए आज यह ईवीएस का सेशन आपका वन लाइनर हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन आज आपको कराएंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का यह सेशन, जिसमें हमने आपको परिवार, मित्र, संबंध एवं खेल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र से हो, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से जो ईवीएस में क्वेश्चन बनते हैं, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है आपका सीटेट ओरिएंटेड है। आपका जो एग्ज़ाम अभी हुआ था पिछली बार 8 फरवरी को शायद हुआ था, उसमें भी मैंने वन लाइनर आपको कराया था, जिसमें से लगभग 25 क्वेश्चन एग्जैक्ट फंसे थे 30 प्रश्न में से। तो उसी बेस पर मैंने यह भी वीडियो आज का आपके लिए तैयार किया है, जो कि आपके 6 सितंबर को एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। परिवार, मित्र, संबंध और खेल से। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, देखिएगा वन लाइनर है। परिवार थीम में परिवार को सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में पढ़ाएं, क्योंकि इसमें संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय और संस्कृति शामिल होती है। तो परिवार से संबंधित जो प्रश्न आपका पूछा जाता है, इसको हम कहते हैं परिवार वृक्ष। इसको कहते हैं परिवार वृक्ष कहते हैं, जिसमें आपके माता पिता, भाई बहन और घर के जो सदस्य होते हैं वो इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। जिसमें आपका एक एकल परिवार भी होता है। एकल परिवार से तात्पर्य उस परिवार से होता है जिसमें एक ही पिता के माता पिता की जो संतानें एक साथ रहती हैं, इसके अंतर्गत आपका आता है। भारतीय समाज में परिवार को समाज की बुनियादी इकाई माना जाता है। तो बुनियादी इकाई के रूप में हम किसको मानते हैं? भारतीय समाज में परिवार को हम मानते हैं, क्योंकि सामाजिकरण की पहली शुरुआत परिवार से ही शुरू होती है। बच्चा जो आपका होता है, सबसे पहले अपने परिवार से ही संबंध बनाता है, उसी में खेलता कूदता है और बढ़ता है। तो सामाजिकरण की पहली प्रक्रिया आपकी परिवार होती है। उसके बाद वह बाहर घूमता है, टहलता है और अन्य प्रकार की चीज़ों को सीखता है। सामाजिक भावना का विकास उसमें बाद में होता है। तो सबसे पहली इकाई जो आपकी होती है वो होती है आपकी परिवार। परिवारों के टूटने का मुख्य कारण प्रेम और सहयोग का अभाव है। कहीं न कहीं आज के समय में प्रेम और सहयोग का अभाव है, जिसके कारण परिवार की मजबूती भावनात्मक बंधन पर टिकती है। यदि आपके परिवार में प्रेम और सहयोग की भावना का अभाव है, तो वह परिवार फिर टिक नहीं पाता है, टूट जाता है। जिस प्रकार से आज के समय में अलगाव की भावना बढ़ती हुई जा रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो प्रेम भावना, सहयोग भावना का होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए 4 नंबर पे देखते हैं। परिवार का संगठन प्रेम और सहयोग की भावना पर टिका होता है। धन या डर परिवार की मूल बुनियाद नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका परिवार चलता है, उसका मेन सोर्स आपका धन नहीं है। धन के अलावा यदि हम बात करें तो उसमें प्रेम और सहयोग की भावना का होना ज़रूरी है, ना कि धन या डर। यह इसकी बुनियाद जो है नहीं है। तो पूछा जाता है कि परिवार का बुनियादी चीज़ जो है क्या है, जिससे परिवार आपका टिका रहता है, लंबे समय तक चलता है? तो है संगठन, प्रेम और सहयोग की भावना। 5 नंबर देखते हैं। विश्व में सबसे सामान्य पारिवारिक स्वरूप एकल परिवार माना जाता है, जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं। मैंने आपको भी बताया कि एकल परिवार के विषय में आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वह क्या है? माता पिता और बच्चे रहते हैं, उसको उस परिवार को हम एकल परिवार के नाम से जानते हैं। और जैसे 6 नंबर में देखिए, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां
साथ रहे हो तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें आपके दादा दादी परदादा वगैरह जो आपके आ जाते हैं, उस तरह के परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त रहन सहन से बच्चे में सहयोग, सामूहिकता और साझा जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। यदि बच्चा ज़्यादा लोगों के साथ रहेगा तो वह सामाजिक भावना भी ज़्यादा सीखेगा। आप लोग ऐसे जानते भी होंगे कि जहाँ 4 लोग हैं वहाँ कम वातावरण में ढलेगा वो सामाजिकरण की भावना में। जहाँ 10 लोग रहते हैं ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा चलेगा और सभी के साथ जो है सहयोग की भावना का विकास होगा। तो संयुक्त परिवार जो है बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है एकल परिवार की अपेक्षा। तो संयुक्त परिवार में कार्यों का उचित बंटवारा, श्रम विभाजन का लाभ है। यदि आपके परिवार में अधिक लोग हैं, तो अधिक लोग होने की वजह से जो भी आपके घर में काम वगैरह होते हैं, सभी को बाँट दिए जाते हैं, जिससे कि वो आसानी से आपका हो जाता है। जैसे किसी को पानी लेने जाना हुआ, बाज़ार जाना हुआ, खरीदारी करनी हुई, अनेक प्रकार के काम जो है घर में लगे रहते हैं। इससे क्या होगा? वो आसानी से जो है आपका हो जाएगा। तो संयुक्त परिवार का प्रमुख दोष अशांति एवं द्वेष हो सकता है, क्योंकि अधिक सदस्यों में मतभेद बढ़ सकते हैं। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मत भी होंगे और सबके अपने अलग-अलग मत होते हैं आज के समय में, जिससे कि असहयोग की भावना का भी विकास होता है। तो हर चीज़ के कुछ न कुछ लाभ और कुछ न कुछ हानियाँ ज़रूर होती हैं। वैसे ही आपके संयुक्त परिवार और एकल परिवार की बात है। संयुक्त परिवार में उत्तरदायित्व का विभाजन लाभ है, क्योंकि कार्य और जिम्मेदारियां बांटी जाती है। काफी अच्छी लाइन कही गई है कि संयुक्त परिवार में उत्तरदायित्व का विभाजन लाभ है, क्योंकि कार्य और जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। 11 नंबर देखते हैं। बालक की प्रथम शिक्षिका माता मानी जाती है, क्योंकि प्रारंभिक भाषा, आदत और संस्कार वही देती है। बहुत ही अच्छी लाइन कही गई यही वाली कि भारत बालक की प्रथम शिक्षिका माता मानी जाती है। प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा। सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके लिए आज हम आपको लेकर के आए हैं। तो टॉप 50 क्वेश्चंस हम आज आपको कराएंगे। बारह नंबर देखते हैं वन लाइनर का। परिवार एक सामाजिक समूह है जिसमें सदस्य संबंध, सहयोग और साझा जीवन से जुड़े होते हैं। परिवार एक सामाजिक समूह है जिसमें सदस्य संबंध और सहयोग और साझा जीवन से जुड़े रहते हैं। संयुक्त परिवार का मुखिया सामान्यतः सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है। आप जानते होंगे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वही परिवार के मेन मुखिया रहा करते हैं। अपने भारत में यही चीज प्रचलित है। समाज परिवार की रूपी इमारत का आधार प्रेम है। प्रेम से ही सहयोग और अपनापन बनता है। प्रेम में यदि अपनापन नहीं है तो फिर परिवार किस काम का? परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा, संस्कार और व्यवहार घर से ही शुरू होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिकरण की पहली अवस्था ही आपकी परिवार होती है और परिवार से ही बालक सब कुछ सीखता है। जैसा वह अपने परिवार के लोगों से सीखेगा वैसा ही आचरण वह बाहर समाज में करेगा। तो पहली अवस्था यही रहती है बालक की सामाजिकरण की, को परिवार से क्या क्या सीखता है और क्या आचरण करता है। तो ईवीएस के सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए 16 नंबर देखते हैं। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक अधिकरण है। इसमें शिक्षा बिना निश्चित पाठ्यक्रम के मिलती है। अनौपचारिक शिक्षा का अधिकरण है। इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं भी कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं और किसी से भी। अनौपचारिक का अर्थ होता है कि वह शिक्षा जिसके लिए कोई निश्चित स्थान, निश्चित समय और निश्चित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं भी किसी भी जगह पर और किसी से भी जो शिक्षा सीखी जाती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो यह बिना निश्चित पाठ्यक्रम, इसका कोई पाठ्यक्रम भी नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं। तो ये आपका किससे बनता है? आवास, घर, जनजातियां और जीवों का निवास। तो सब चीजें आपके लिए हमने एक प्रकार से वेल डिफाइंड तरीके से तैयार करके लाए हैं।
आपकी सीटेट एग्जाम को क्लियर कराने के लिए। आश्रय जीव जंतुओं का निवास स्थान है। यह प्रश्न आपका पूछा गया था फरवरी वाले सेक्शन में। निवास स्थान है जहाँ वे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। व्यक्ति अपने घर में ही सुरक्षित रहता है। आप भी जानते होंगे, यदि वह बाहर है तो असुरक्षित है, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई भी आपका जीव जंतु हो। कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। घोंसले से जो प्रश्न आपका आश्रय के लिए पूछा जाता है, यह मेन चीज आपका है कि कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। वह अंडे प्रायः कौवे के घोंसले में देती है, क्योंकि दोनों लोग काले होते हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है, 3 चीजें होती हैं। डॉल्फिन का सामान्य प्राकृतिक निवास समुद्र है। गंगा डॉल्फिन नदी में पाई जाने वाली एक विशेष प्रजाति है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है कि कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है। बंदर और लंगूर पेड़ों पर रहने वाले जीवों के सही उदाहरण है आपके। शेर, हाथी, हिरण जंगल में रहने वाले जीवों का समूह है। भारत में हाउस बोट मुख्यतः कश्मीर की डल झील और केरल के बैक वाटर में मिलते हैं। जो लोग पर्यटन के लिए जाते हैं वो लोग ये हाउस बोट का इस्तेमाल करते हैं, घूमने टहलने के लिए आनंद लेते हैं अपना। 25 नंबर देखते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ या पानी घर में ना घुसे। बांस के ऊपर घर बनाए जाते हैं कुछ क्षेत्रों में, जैसे असम वगैरह आपके होते हैं। लकड़ी और बांस के ऊंचे घर केरल, असम और तटीय वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक मिलते हैं। देखिए आपको बताया गया है किस किस राज्य में मिलते हैं बांस के घर, केरल, असम और तटीय अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। इग्लू ठंडे एवं हिमाच्छादित क्षेत्रों का बर्फ से बना आवास है। इग्लू जो बनाया जाता है आपका, इग्लू का प्रवेश द्वार छोटा होता है ताकि भीतर की गर्मी सुरक्षित रहे। जो लोग ज़्यादा बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं वो लोग इग्लू का क्षेत्र बना करके अपना रहते हैं। एक प्रकार से बर्फ का घर होता है जिसको आप इग्लू कहते हैं। हाउस बोट लकड़ी से बने पानी पर तैरते हुए घर होते हैं। आप लोग टीवी में देखे होंगे हाउस बोट। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर की गई लकड़ी की नक्काशी खत्मबंद कहलाती है। खत्मबंद नाम से जानी जाती है जो नक्काशी की जाती है। टेंट हाउस का आकार सामान्यतः शंकु आकार का माना जाता है, इसलिए यह आसानी से लगाया और हटाया जा सकता है। रेबो या आपके बालों की पट्टियों से बना टेंट, जिसका उपयोग लद्दाख चांगपा के क्षेत्र में होता है। टेंट हाउस का उपयोग मुख्यतः पर्वतारोही, यात्री और सेना में किया जाता है। मिट्टी के घरों में गोबर की लिपाई कीड़ों से बचाव और स्वच्छता के लिए की जाती है। आप लोग घर में गोबर की लिपाई की जाती होगी, देखते होंगे। मिट्टी के घर बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विभिन्न जीवों के निवास स्थान को आवास या हैबिटेट कहा जाता है। चांगपा जनजाति मुख्यतः लद्दाख से संबंधित है। यह पूछा जाता है कि लद्दाख से कौन सी जनजाति अभी संबंधित है, तो वह है चांगपा। प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015 में शुरू की गई थी। चारवा जनजाति की आवासीय क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित संरक्षित रखे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति में लाल बांग्ला पवित्र रसोई घर माना जाता है। ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति लाल बांग्ला किस के लिए बनाई जाती है, तो पवित्र रसोई घर के लिए कहा जाता है। कमार जनजाति परंपरागत रूप से बांस को आजीविका का मुख्य आधार मानती है। इसके बाद आपका है भोजन, पोषण और विटामिन संतुलित आहार से संबंधित है प्रश्न। मृतोपजीवी मृत जीवों के अवशेष से प्राप्त भोजन जो करते हैं, इसलिए ये सफाई में सहायक होते हैं। मनुष्य सर्वाहारी है क्योंकि वह पौधों और जंतुओं दोनों से भोजन ले सकता है। मूली और गाजर जड़ के रूप में खाए जाने वाले पौधों के उदाहरण हैं। चना और गेहूं के बीज के रूप में खाए जाने वाले पौधे के सही उदाहरण है। आपसे उदाहरण कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके उदाहरण को आप ध्यान दीजिएगा। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंग ने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये वाला। आंवला और नींबू विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं, इसलिए इन्हें भोजन में शामिल किया जाता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी प्राप्त निर्मित होता है आपका। ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी और कैल्शियम डी की कमी से जुड़ा होता है। दिए गए विकल्पों में डी आपका विटामिन डी के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है।
जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपका, बी और सी। और वसा में जो घुलनशील होते हैं ए, डी, ई के आपका होता है। विटामिन सी वसा में नहीं, जल में घुलनशील विटामिन है। तो यह रहा आज आपका जो 50 प्रश्नों का वन लाइनर था। इसके बाद हम आपके लिए भी और क्वेश्चन इस प्रकार लेकर के आएंगे जो सीटेट ओरिएंटेड रहेंगे। तो जैसा भी आपको लगे, जो क्वेश्चन में सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में सीटेट में, तो जुड़े रहें हमारे साथ। और सीटेट क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ईवीएस सेक्शन से आपके जितने भी प्रश्न अब तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसी प्रकार हम आपको वन लाइनर के रूप में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।